नमस्कार। आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल पर। आज हम बात करेंगे अपने 4 पड़ोसी देशों के बारे में, जहाँ पर कोई ना कोई संकट आया हुआ है। श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे हैं, तो वहीं चीन पर कोविड का खतरा मंडराता हुआ नज़र आ रहा है और जीरो कोविड पॉलिसी के तहत अपनाए जा रहे कदमों के कारण वहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है। वहाँ से आ रही खबरों की पुष्टि करना बहुत मुश्किल होता है। छन कर आ रही खबरों पर ही भरोसा करना पड़ता है। जीरो कोविड पॉलिसी न्यूजीलैंड में भी फ्लॉप हो गई। मीडिया की चहेती न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा को अब समझ में नहीं आ रहा है कि आर्थिक कठिनाइयों से जूझने के लिए क्या उपाय अपनाए जाएं। लेकिन इस जीरो कोविड पॉलिसी पर फिर किसी और अंक में बात करेंगे। आज हम बात कर लेते हैं ख़ास तौर पर आर्थिक और राजनीतिक संकट जो हमारे पड़ोसी देशों में आया हुआ है। खाद्य पदार्थों की कीमतें श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल में आसमान छू रही हैं। दुनिया को चाय निर्यात करने वाले देश श्रीलंका के नागरिकों को एक कप चाय भी बहुत मुश्किल से नसीब हो रही है। पेट्रोल और डीजल की हालत ये है कि पेट्रोल पंपों पर फ़ौज का पहरा चल रहा था, उससे भी काम नहीं चला। तब वहाँ की सरकार जो है पेट्रोल और डीजल पर राशनिंग करके ही उसकी बिक्री कर रही है। अपनी आज़ादी के बाद पिछले 75 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि श्रीलंका ने विदेशी जो ऋण होता है उसको अस्थायी तौर पर चुकाने से इनकार कर दिया है। इस गहराते वित्तीय और राजनीतिक संकट का एक दुष्परिणाम ये हुआ है कि हाल में ही वहाँ पर जो है श्रीलंका का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। रोज़मर्रा की चीज़ों को खरीदने और पेट्रोल आदि को आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की ज़रूरत होती है, जो श्रीलंका के पास में बचा नहीं। 2 साल तक कोविड से जूझते हुए और फिर उसके बाद ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसको कि लगभग अब 2 महीने होने जा रहे हैं, केवल पाकिस्तान, श्रीलंका या नेपाल की ही नहीं, और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ के नागरिकों के ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है। इसमें प्रमुख हैं अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड और भारत। चीन जो है वो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर देश होते हैं और जहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता होती है, ऐसे देशों को वो पहले अपने लोन ट्रैप में फंसाता है और फिर उनके ऊपर जो है वो अपना शिकंजा कसता जाता है। भारत के विरोध में अंधे हुए जा रहे श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आप केवल चीन को दोष दे दें इनकी आर्थिक और राजनीतिक मुश्किलों के लिए, तो वो ठीक नहीं होगा। आपको मैं श्रीलंका की ही बात बताता हूँ। वहाँ की जो वर्तमान सरकार है लोकपक्ष ब्रदर्स की, उन्होंने लोक लुभावनी चुनावी वायदे किए और
प्रचंड बहुमत से वहाँ पर 3 साल पहले अपनी सरकार बना ली। और सरकार बनते ही उन्होंने लगभग 7 तरह के टैक्सेस को, वैट टैक्स भी है जिसमें, अपने चुनावी वादे के मुताबिक 15% से घटा करके 8% पे कर दिया। और उसके बाद में कोविड आ गया और ये 2 साल तक वो चला, और फिर अभी ये रूस यूक्रेन युद्ध भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप एक चीज़ तो जानते हैं, सरकारें और ख़ास तौर पर लोकतांत्रिक सरकारें जनता द्वारा दिए गए टैक्स के आधार पर ही चलती हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि सरकार की आमदनी से ज़्यादा खर्चे जो है साल दर साल होते ही चले जाएं और आपकी इकोनॉमी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। श्रीलंका की जो करेंसी है वो एकदम गर्त में जा चुकी है, और वहाँ पर हालत ये हो गई है कि वहाँ की जो आम जनता है वो अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को ख़रीदने के लिए सोना बेच रही है। और इसकी वजह से वहाँ के सर्राफा व्यापारी जो हैं वो बहुत हैरान परेशान हैं कि हमारी जो जनता है, आम जनता जो है, उसको जो है अपना सोना जो है बेचना पड़ रहा है। गिरवी भी नहीं रखना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है। गिरवी कहाँ से रखेंगे? पैसा चुकाने के लिए भी तो होना चाहिए पास में। तो ऐसे में श्रीलंका ने भारत से गुहार लगाई, तो भारत उसकी मदद को भी आया। भारत उसे हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पर जो जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है उसका एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि भारत की इस मदद को बड़े संशय की दृष्टि से देखता है। उनको लगता है कि भारत उनकी मदद नहीं कर रहा है, बल्कि भारत जो है, जो वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भाई हैं राजपक्षे, उनकी मदद को आया है। वहाँ पर तो ये भी अफवाह उड़ा दी गई कि इनकी रक्षा के लिए भारतीय फ़ौज कोलंबो में आ गई है, लेकिन भारतीय राजनयिकों ने समय समय पर जो इस तरह की अफवाहें श्रीलंका में चल रही हैं उनका सिरे से खंडन कर दिया है। अब आते हैं नेपाल पर। नेपाल की अर्थव्यवस्था भी डगमगा रही है, वो भी भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। 2008 में जब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से राजा और उसके पूरे परिवार के सदस्यों की हत्या हो गई और वहाँ पर राजशाही का अंत हो गया, तो नेपाल में कम्युनिस्ट हावी हो गए। और वहाँ पर जो है वित्तीय कुप्रबंध जो है नेपाल में भी देखने को आने लगा। और नेपाल में जो है वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता का फ़ायदा चीन ने उठाया, और पर्दे के पीछे से वहाँ पे जो भी सरकारें बनती बिगड़ती हैं उसमें चीन का हाथ बताया जाता है। भारत में जो ये नक्सलवादी मूवमेंट चलता है उसमें जो है एक रेड कॉरिडोर है जो कि नेपाल से भारत के कई राज्यों से होते हुए पूरे नक्सलबाड़ी के जो क्षेत्र हैं वहाँ तक जाता है। उसमें बहुत बड़ा हाथ था नेपाल का नक्सलवादियों को जो है हथियार पहुँचाने का, फेक करेंसी पहचाने का वगैरह। अब दूसरा खतरा जो है भारत के लिए, ख़ास तौर पे भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो नेपाल बॉर्डर से खड़ा हो रहा है, वो ये है कि भारत से जो पाकिस्तान से लगती हुई जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ तक जो है एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही है जिहादियों द्वारा, जिससे कि वो आगे चल कर के भारत को अस्थिर कर सकें। भारत नेपाल बॉर्डर पर दोनों ओर मदरसों और मस्जिदों की बाढ़ सी आ गई है, और वहाँ पे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बहुत एक्टिव बताई जाती है। और उसमें केवल वही नहीं है, और भी बहुत सारे मुस्लिम देश हैं जो कि वहाँ पर चंदा दे रहे हैं इस तरीके की गतिविधियों को चलाने के लिए।
जो कि भारत के लिए आगे चल कर के रेड कॉरिडोर के साथ साथ ये भी एक खतरा बन सकते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना, भारत से अलग होकर के, तब से ही वहाँ की सरकार ने जो है भारत के खिलाफ़ एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ ली कि हमको भारत से खतरा है, और उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ पे धीरे धीरे फौज हावी हो गई। अब वो ये खतरा केवल भारत से नहीं बताते हैं, उन्होंने ये कहानी गढ़ रखी है कि जो विधर्मी लोग हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ़ 24/7 साजिशें रचते रहते हैं। उसका परिणाम ये है कि वो इकोनॉमिक और सोशियो डेवलपमेंट की बजाय अपना सारा खर्चा फ़ौज के ऊपर लगा देते हैं। वहाँ पे कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता। तो उसका ही ये परिणाम है कि वो जगह जगह जा कर के जो है उसको वहाँ की सरकार को उधार मांगना पड़ता है। IMF भी उनको लोन देने के लिए तरह तरह की बंदिशें लगाता रहता है। तो मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि भारत में परिवारवाद की चर्चा आजकल चलती रहती है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि हमारे 3 पड़ोसी देश ऐसे भी हैं जहाँ पर कि परिवारवाद चल रहा है। बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। मैं बांग्लादेश को इसमें से छोड़ देता हूँ, लेकिन आप श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। परिवारवाद ने वहाँ पे शासन की क्या व्यवस्था कर दी, वित्तीय कुप्रबंध कहाँ पे जा पहुँचा। तो ये जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि इसके परिवारवाद के चलते जो वित्तीय कुप्रबंध भारत के कुछ राज्यों में हो रहा है वो एक सीमा लांघ चुका है। भारत के तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान आदि ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि आर्थिक कुप्रबंध एक सीमा को लांघ चुका है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो राज्य हैं ये भी श्रीलंका जैसी आर्थिक हालत की राह पे चल पड़े हैं। अगर आर्थिक कुप्रबंध को नियंत्रण में न लिया जाए तो इन राज्यों की हालत बहुत ख़राब हो सकती है और उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। भारत को भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कोविड और रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है उसके चलते दुनिया भर में करीब करीब 2 दर्जन देश ऐसे होंगे जो कि दिवालिया होने के कगार पर खड़े हो चुके हैं। तो हमें एक जागरूक नागरिक बनना होगा और हमें ये देखना होगा कि फ्रीबीज के चक्कर में हम ज़्यादा ना आएं और सब्सिडी भी जो है उसको भी जो है एक सीमा तक ही रहने दें, उसको एक सीमा से ज़्यादा आगे ना बढ़ने दें, नहीं तो वो भी हमारे देश की एकता और स्थिरता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। आज के अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को देखिए, साझा कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद।